नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी से रिलेटेड जो आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस में जो प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम, वो चल रहा है दोस्तों कि जो सुनवाई है ग्रुप डी कोर्ट केस से रिलेटेड, वो है 30 तारीख को। और 28 तारीख को मुख्य सचिव को भी हाजिर होने के लिए बोला है। तो देखते हैं मुख्य सचिव क्या जवाब देता है। बाकी सारी अपडेट मैं आपके लिए दे ही रहा हूँ रेगुलर। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, आपको ये भी समझना है कि आपको एग्ज़ाम भी देने हैं। जैसे ग्रुप डी का भी देना है, एएलपी का भी देना है, टेक्नीशियन का भी देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़कर पूरा समय आप उस मुद्दे को ही दें। देखिए, मुद्दा अपनी जगह है, मुद्दे को भी आपको रखना है, उसे भी हाईलाइट रखना है, उसमें भी सभी स्टूडेंट को एक साथ चलना है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी आपको करनी है। तो इसी के कारण दोस्तों, आज मैं पहले भी आपके लिए अपडेट दे चुका हूँ। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि ऐसा ना हो, हालांकि 99.99% जो फैसला आने वाला है वो है आईटीआई वालों के पक्ष में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसा ना हो फैसला पलट जाए और वो रेलवे बोर्ड की तरफ चला जाए। और मैं इसके विरोध में भी नहीं हूँ कि 10th पास वाले स्टूडेंट हैं जो उनका उनका भी साथ ना दें। तो मेरा तो बस यही मानना है दोस्तों कि आईटीआई वाले और 10th पास वाले सभी स्टूडेंटों को, जैसे 10th पास वाले 50 हैं और 50 ही आईटीआई वाले हैं, और 50-50 सीटें ही इनमें बांट दी जाएं। और इन सीटों को बढ़ाकर दोस्तों लगभग 50 या 60 हज़ार प्लस होना चाहिए बस, अगर फैसला लास्ट में आता भी है तो। मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट के साथ, चाहे वो 10th पास वाला हो चाहे आईटीआई वाला हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। लेकिन दोस्तों, आपको पढ़ाई को जारी रखना है। और इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए आज फर्स्ट क्लास लेने वाला हूँ। और ये क्लास जो है दोस्तों, इसमें ग्रुप डी तो है ही आपका, इसके अलावा एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और जेई जो है, कंप्लीट साइंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, रिवीजन क्लास आपकी होगी, यानी पहले आपने साइंस कहीं की होगी, लेकिन यहाँ पर जो क्लासें मिलेंगी आपकी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, थ्योरी मिलेगी और साथ में पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। यानी दोस्तों, वन शॉट का मतलब है एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज की हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों। और कंटेंट अगर आपको पसंद आए, वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कंटेंट जो है आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन भी दबाना है। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और आपको पता ही है दोस्तों, रेलवे से जितनी अपडेट होती है वो तो आपको मिल ही रही हैं, रेगुलर आपके लिए मिलती रहती है जो भी अपडेट आती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पाचन तंत्र के भाग हैं, जैसे कहाँ से पाचन का प्रारंभ होता है, एंड कहाँ पर होता है। जैसे कि हमारा मुंह है भाई, मुंह में हम सबसे पहले भोजन ले जाते हैं, तो मुंह के द्वारा पाचन का जो है स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद धीरे 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 सारे अंगों से होते हुए हमारा पाचन जो है कंप्लीट होता है गुदा पर जाकर। तो हमारे पाचन तंत्र में जो भी अंग हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हर एक अंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे मुंह होता है, मुखगुआ जिसे हम कहते हैं। फिर कर्णपूर्ण संधि होती है, जिनसे लार ग्रंथि, जिनसे कुछ लार निकलती है। मुंह होता है, मुंह के अंदर जीभ होती है। ग्रसनी होती है, जैसे श्वसन मार्ग का श्वसन और भोजन मार्ग का चौराहा बोलते हैं। अधोजिम ग्रंथियाँ भी होती हैं, इनसे भी कुछ पाचक रस निकलते हैं या एंजाइम निकलते हैं, जो कि हमारे पाचन में सहायक होते हैं। फिर ग्रैशिका होती है, ठीक है। फिर आपके इसके बाद दोस्तों यकृत आता है, पित्ताशय भी आता है, ये भी हमारे पाचन में एंजाइम रिलीज करता है। फिर आमाशय होता है, इसमें भी प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। फिर अग्नाशय होता है आपका। फिर ग्रहणी होता है। ग्रहणी के बाद में
आपका छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत है ये अंदर वाली, और ये बड़ी आंत है आपकी, बड़ी आंत होती है। फिर एंड में आपका होता है गुदा, जो कि बड़ी आंत का ही एक भाग है। तो ये सारे जितने आपके पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंग हैं, उन सभी के बारे में हम एक एक करके बढ़ने वाले हैं, और डायग्राम से भी समझेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी करेंगे, और थ्योरी के बाद एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ कि हमें पाचन तंत्र के जो भाग हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। तो इन भागों को जो बता देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, जिसमें दोस्तों पहला है आपका मुख गुहा, या मुख जिसे कहते हैं हम। इसके अंदर दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ये सभी आते हैं। फिर होता है आपका ग्रसनी। ग्रसनी मैंने अभी आपके लिए बताया कि ग्रसनी कहाँ है दोस्तों, ये आपके लिए ग्रसनी बताया, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर। यह आपका भोजन नली है, और ये आपका श्वसन नली है। तो यहाँ पर जो ग्रसनी होती है, इसे बोलते हैं भोजन एवं श्वसन मार्ग का चौराहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों थ्योरी मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है, यानी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की आपके लिए कोशिश की है। तो चलिए, अगला है हमारा ग्रासनाल या ग्रसिका भोजन नली जिसे हम कहते हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, और इसमें पाचन नहीं होता, ये खाली भोजन को पेट तक पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है। फिर उसके बाद इस भोजन इन ग्रासनाल या ग्रसिका से होते हुए क्या होता है दोस्तों, भोजन हमारे आमाशय में जाता है। और आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, जैसे कार्डिक जिसे हम कहते हैं, फंडेक और पाइलोरिक। और आमाशय का आकार होता है जे आकार का। आमाशय से होते हुए भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर, जिसमें सर्वाधिक अवशोषण भोजन का जो होता है। और इसके भी 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम का आकार जो होता है यू के समान होता है, और इसमें सर्वाधिक भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है। और सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो इलियम में होता है। छोटी आंत का ही भाग है इलियम, इसमें सर्वाधिक अवशोषण होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम बिलाई कहते हैं। फिर जब भोजन पच जाता है हमारा, जो पौष्टिक आहार होता है, उसमें से जो चीज़ें पौष्टिक होती है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। फिर जो वेस्ट जो होता है वो जाता है हमारी बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाने के बाद में मैं आपको बता दूं, इसमें से पुनः जल का पुनः अवशोषण किया जाता है, क्योंकि उसमें और तो कुछ बचता नहीं है, जल ही बचता है। फिर जल को भी पुनः अवशोषण किया जाता है, जल का भी जो है एब्जॉर्बेशन किया जाता है अन्य अंगों के द्वारा। और इस बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। इसके भी 3 भाग होते हैं, जिसमें सीकम होता है पहला, दूसरा कोलन, और तीसरा है मलाशय, जिसे हम कहते हैं रेक्टम। फिर उसके बाद आता है आपका गुदा, जिसे मानव पाचन पथ का आहार नाल होता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है दोस्तों। मानव पाचन पथ का आहार नाल, ये जहाँ पर मैं पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ। फिर आता है 7वें नंबर पर आपका गुदा, ठीक है। तो सभी अंगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम एक बार डायग्राम के द्वारा मैं आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपकी ये भोजन नली है, ईसोफेगस, ग्रासनाल जिसे हम कहते हैं, ये आपकी ग्रासनाल है। फिर यहाँ से आप चलते हैं सीधा, ये रहा, ये आपका आमाशय हुआ, स्टमक जिसे कहते हैं। आमाशय के जस्ट साइड में यहाँ पर आपका लीवर है, ये आपका लीवर हुआ। लीवर के जस्ट नीचे आपका होता है पित्ताशय। क्या होता है दोस्तों, पित्ताशय, ये आपका पित्ताशय है। फिर आमाशय के जस्ट नीचे आपका होता है अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसे हम कहते हैं, ये आपका अग्नाशय है, जिसकी आकृति होती है ये रहा। और आमाशय की आकृति होती है जे आकार की, ये तो आपके लिए बता ही चुका। फिर उसके बाद आता है आपका छोटी आंत, ये आपका छोटी आंत है। और छोटी आंत फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से होते हुए ये आपकी बड़ी आंत है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़ी आंत है। और इसे कहते हैं दोस्तों, इस छोटा सा गुच्छा सा लटका हुआ है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। अब इसमें भी देखिए, ये आपका अग्नाशय है। अग्नाशय के यहाँ पर जस्ट ऊपर, जैसे आपका ये अग्नाशय हुआ, यहाँ से आप चले तो यहाँ पर लीवर और पित्ताशय होता है, ये पित्ताशय है आपका। और ये पित्त वाहिनी होती है, और ये मूत्र पित्त वाहिनी होती है। और इस भाग को दोस्तों ग्रहणी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अग्नाशय वाहिनी होती है ये वाली, तो ये अग्नाशय होता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अग्नाशय होता है।
वही आगे हम चलते हैं। तो अगला हिस्सा है आपका स्टमक, जो कि आमाशय आपके लिए बता चुका हूँ। फिर है छोटी आंत का हिस्सा। ये छोटी आंत का हिस्सा होता है, ये अंदर की तरफ ये छोटी आंत होती है, जिसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये स्मॉल इंस्टेटाइन है। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर से ये स्टार्ट होती है, यह ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांस एक्सेंडिक कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है। लेकिन आपसे ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जैसे कि यहाँ पर नाम दे देगा, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछेगा जैसे कि सीकम क्या है, रेक्टम भाग कौन सा है, एनस कौन सा है, कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो डायग्राम में इसलिए बता रहा हूँ, डायग्राम से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछेगा छोटी आंत के कौन कौन से पार्ट हैं, तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, जिसमें ड्यूडेनम ये है, तो आपसे पूछेगा ड्यूडेनम कहाँ पर है, तो ये ड्यूडेनम हुआ। जीजनम ये रहा, ये जीजनम है। इलियम ये इलियम है। आपसे इस प्रकार से पूछता है। तो डायग्राम इसलिए समझा रहा हूँ, डायरेक्टली डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से आपका आमाशय होता है। आमाशय में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में, जैसे कि फंडस, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियक, फंडस ये बॉडी होती है, पाइलोरिक। अब कार्डियक ये पूरी कार्डियक होती है, और ये फंडस होता है, और ये पाइलोरिक होता है ये वाला हिस्सा, और ये पूरा बॉडी होता है। तो ये पार्ट पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी 2022 में, ये सेम टू सेम डायग्राम आया था, तो ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं डायग्राम आपके लिए समझा रहा हूँ। अब चलते हैं दोस्तों थ्योरी की तरफ। तो सारा डायग्राम मैंने आपके लिए समझा दिया, अब चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो पाचन तंत्र का क्रम आपको याद रखना है सबसे पहले। तो क्रम क्या होता है, पहले तो हम भोजन जो होता है उसका अंतःग्रहण हम करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में भोजन का स्वांगीकरण होता है, और स्वांगीकरण के बाद में होता है उत्सर्जन, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्रम होता है, और ये क्रम भी जो है आपका पूछा जा चुका है 2022 की भर्ती में, ग्रुप डी में। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो क्रम हुआ। अब आगे हम एक एक अंग, जैसे जीभ, दांत, आमाशय, लीवर, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। बाकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में तो मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। तो बात करते हैं हम दोस्तों, शुरुआत करते हैं मुंह से, और मुंह में सबसे पहला है आपका जीभ। तो देखिए, जीभ की थ्योरी पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपके लिए समझा देता हूँ कि जीभ में जो हमारे भाग होते हैं, कि किस भाग से किस प्रकार का स्वाद होता है, तो ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये मैं डायग्राम के साथ मैंने आपके लिए दिखाया हुआ है यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट भाग है, ये रहा, हमारे 3 पार्ट होते हैं जीभ के, जैसे कि ये फर्स्ट भाग 1, 2 और ये 3, यानी एक भाग ये हुआ, 2 और ये 3 पार्ट हुए ना। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए समझाने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे कि हमारा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो है कड़वे का स्वाद हमें महसूस कराता है कि क्या चीज़ कड़वी है या नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं, अगला भाग जो होता है हमारा ये वाला मीठे का अनुभव कराता है। इसी प्रकार से अब चलते हैं साइडों की तरफ। तो साइडों पर अगर हम चलेंगे, तो ये साइड जो होती है यहाँ पर, ये नमकीन का एहसास हमें कराता है, इधर साइड में भी। और ये भाग जो होता है यहाँ पर, ये हमें खट्टे का एहसास कराता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों थ्योरी की तरफ, जैसा कि मैं आपके लिए सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले थ्योरी की, तो जिसमें हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, टंग जिसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, थ्योरी को हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जीभ जो है मुख गुहा की फर्श पर फ्रेनुलम लिंगवा झिल्ली से जुड़ी होती है। यानी जीभ जो है हमारे जो मुख गुहा होती है, जो अंदर की तरफ जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है फ्रेनुलम लिंगवा झिल्ली से। तो बेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पर थ्योरी मैंने ली है, कोई भी चीज़ बेवकूफ़ी की नहीं है यहाँ पर। सारी थ्योरी जो मैं आपके लिए कराना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और थ्योरी अगर आपको पसंद आए ना दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो अब चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, जीभ का स्वाद निर्धारित करती हैं स्वाद कलिकाएँ। हमारी जीभ में लगभग दोस्तों 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जो जीभ की स्वाद का निर्धारण करती हैं। और जीभ का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है ग्लोसोलॉजी। आगे हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, जीभ के बारे में बस आपको यही चीज़ें याद रखनी है और कुछ ज़्यादा यहाँ पर पूछा नहीं जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है कि जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों दांत के बारे में। तो दांत के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे कि देखिए दांतों में क्या होता है दोस्तों, दिक्कत होती है याद करने में। तो मैं आपके लिए, जैसे कि आपका ये जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा है, ये निचला जबड़ा है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि ऊपरी जबड़े का मैं आपके लिए बता देता हूँ, पहले ऊपरी जबड़ा समझा देता हूँ। अगर ऊपरी जबड़ा समझ में आ गया आपके तो ये वाला जबड़ा वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो दो दांत हैं आपके, ये क्या है, इंसाइजर, कृतनक। और ये जो दांत है आपका एक, ये है कैनाइन, चीर फाड़ करने वाला। और ये है आपका प्रीमोलर, ये दोनों दांत। और ये तीनों हैं मोलर। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से हैं, प्रीमोलर, और ये हैं आपके मोलर, और ये आपका कैनाइन, और ये है आपका इंसाइजर। अब देखिए इंसाइजर की यहाँ पर, जैसे ये आपका ऊपरी जबड़ा है और इस जबड़े के मैंने दो हिस्से कर दिए। तो इधर साइड में जैसे आप जाओगे तो दो इंसाइजर हैं, तो दो इंसाइजर इधर हुए। तो इंसाइजर कितने हुए यहाँ पर, इंसाइजर कितने हुए, 4 ऊपरी जबड़े में। अब कैनाइन यहाँ पर एक है, तो एक कैनाइन यहाँ पर भी है। तो कैनाइन कितने हुए दोस्तों, 2 ऊपरी जबड़े में। अब बात करते हैं प्रीमोलर की। तो प्रीमोलर यहाँ पर 2 हैं, तो 2 ही इधर होंगे। तो प्रीमोलर कितने हैं दोस्तों यहाँ पर, पीएम, ये कितने हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर, 2 इधर साइड, 2 इधर साइड, तो ये 4 हो गए। अब बात करते हैं मोलर की। तो मोलर 3 इधर हैं, तो 3 ही इधर होंगे, 3 और 3 6, ये आपका मोलर। ये ऊपरी जबड़े की बात हो रही है। अगर हम बात करें निचले जबड़े की, तो निचले जबड़े में इसी प्रकार से है। जैसे कि निचला जबड़ा है, ये आगे का कैनाइन वाया इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। तो 4 2 42 46, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। या फिर आपके लिए ट्रिक बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में सीएम और पीएम मस्त हैं, ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मस्त है। इंडिया से इंसाइजर, ठीक है दोस्तों, सीएम से क्या बताया, सीएम, सी से आपको याद रखना है कैनाइन, कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर और मस्त है से मोलर, बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 4 थे, ये 2 थे, और यहाँ पर ये मोलर के प्रीमोलर कितने थे, ये भी 4 थे, और ये आपके 6 थे ऊपरी जबड़े में। अगर निचले जबड़े का यहाँ पर हम करेंगे तो 4 ही यहाँ पर निचले जबड़े में, ये भी 2 हैं, ये भी 4 हैं, और ये भी 6 हैं। तो टोटल हमारे इंसाइजर कितने हुए दोस्तों, 8, और कैनाइन कितने हुए, 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। तो ये आपको याद रखने हैं। टोटल कितने हुए, 8 इंसाइजर हुए, 4 कैनाइन हुए, 8 हुए आपके प्रीमोलर, 12 हुए मोलर। अब इनके बारे में हम एक एक करके पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं। फॉर्मूले भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दांत, ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपके लिए समझाई हैं। तो दांतों में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अब दांत भी 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती। तो गर्तदंती कैसे होते हैं दोस्तों,
ये जो गर्ददंती होते हैं, थिकोडोंट जिन्हें हम कहते हैं, ये दांत जो हैं अस्थि से बनी कैविटी में धसे होते हैं। द्विबार दंती कार्य और संरचना के आधार पर ये अलग अलग होते हैं और ये जीवन में 2 बार आते हैं। और विषम दंती ये जीवन में 2 बार आते हैं। सॉरी दोस्तों, द्विबार दंती जो है ये जीवन में 2 बार आते हैं और विषम दंती कार्य और संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। ये चीज़ आपको याद सुधार कर लेना है, इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बाकी अगला पॉइंट है, दांतों का ऊपरी भाग इनेमल कहलाता है, जो कि सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता से इनेमल क्षय रोग होता है, जिसमें दांत पीले बढ़ जाते हैं, जिसमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो किसकी वजह से दोस्तों इनेमल का क्षय होता है? फ्लोराइड की अधिकता से। अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो इनेमल जो है, हमारे दांत जो है झड़ने लग जाते हैं। वहीं पानी में फ्लोराइड की कमी से भी दांतों का झड़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों दांतों की संख्या। जैसे वयस्क में 28 होते हैं, सॉरी दोस्तों 32, किशोर में 28 और बच्चे में 20 होते हैं। और ये इनका फॉर्मूला है, जैसे 3123/3123, 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे, इस 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे, तो दांतों की संख्या वयस्क में आ जाएगी। भाई 2 3 6, अभी मैंने पीछे बताया 2 दूनी 4, 2 3 4, 2 एकम 2, तो इतना ही नीचे होगा। इसी प्रकार से किशोर में होता है, इस 2 का गुणा ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है, उन्हें जोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर बच्चों में करना है आपको। ठीक है, जैसे कि 2 का गुणा हम 2102 से करेंगे तो 4 0 2 2। ठीक है, सॉरी दोस्तों 4 आएगा ना, 4224, नीचे 4224, 4204, तो अब इन्हें जोड़ लेना है आपको, टोटल दांत आ जाएंगे आपके 8 0 4 और ये 8। यानी जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ पॉइंट और रह गए हैं, ये भी आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉकलेट में पाया जाने वाला निकल जो है दांतों को नुकसान पहुंचाता है। पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न जो है पैदा हो जाती है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। अब बात करते हैं दांतों के प्रकार की, जो कि मैं अभी आपके लिए बता चुका हूँ। इंसाइजर जिन्हें हम कृतनक कहते हैं, काटने वाले 4 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। फिर होते हैं केनाइन जिन्हें हम रदनक कहते हैं, चीरफाड़ करने वाले, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर होते हैं प्रीमोलर जिन्हें हम अग्रचवर्णक कहते हैं, जिनका काम होता है चबाना और तोड़ना, इनकी संख्या भी ऊपर 4 नीचे भी 4। फिर होते हैं मोलर जिन्हें हम कहते हैं चबड़क, यानी इनका कार्य होता है चबाना, इनकी संख्या 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी टोटल 12। तो ये हैं आपके दांत। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो आपका है लार ग्रंथियाँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि और तीसरी है सब मैक्सिबुलर लार ग्रंथि। तो पैरोटिड लार ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कान के नीचे पाई जाती है। फिर है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है। फिर होती है सब मैक्सिबुलर लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि जबड़ों के नीचे पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें लार के बारे में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लग रहा है तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की फर्स्ट वीडियो, टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बाकी थ्योरी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, कंटेंट पसंद आए वीडियो को शेयर करते चलें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार में 95% जल पाया जाता है। हमारी लार में टाइलिन यानी लार एमाइलेज जिसे हम कहते हैं, लार एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम भी जो है पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो है सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। लार अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच होता है 6.8। और अगला पॉइंट है कि लार में जो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और उपयोग माल्टोज में बदलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ये क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है, किसमें, माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में चेंज करता है। ये किसका काम है, लार एमाइलेज एंजाइम का, जैसे टाइलिन भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आमाशय के बारे में। अब आमाशय में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये
पढ़ने वाले हैं हम आमाशय के बारे में। तो आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एंजाइम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिसमें पहला है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है जठरीय लाइपेज, तीसरा है रेनिन एंजाइम, जिसे हम कहते हैं काइमोसिन। तो पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टियोज व पेप्टोन्स में तोड़ता है। जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टियोज में और पेप्टोन्स में। वही जठरीय लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है दोस्तों? वसा को ग्लिसरॉल व बसीय अम्लों में तोड़ता है। अगला है रेनिन एंजाइम जो दूध को दही में बदलता है। और ये जो है 8 साल से कम उम्र के बच्चों में कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये कौन सा एंजाइम है बच्चों में कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है? रेनिन एंजाइम। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसे हम कहते हैं। ये भी हमारे आमाशय में पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। लंबे समय तक भूखा रहने पर पेट में क्या होता है? HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? गैस बनती है, भूख लगती है। और ज़्यादातर भूखा रहने पर जो है हमारे पेट में जो है अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कभी आपने सुना होगा अल्सर जो हो गया है, अल्सर हो गया है, हमारे ये हो गया है, ये हो गया है। तो अल्सर क्यों होता है? ज़्यादा भूखा रहने का कारण। अगर पेट में, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी खट्टी डकारें आपके लिए आती हैं, आपको आती हैं, गैस भी बनती है। तो इस सभी चीज़ों को, इसका निवारण भी आपको करना है। तो अगर इस गैस से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, या इस अम्लीयता से, पेट की अम्लीयता से अगर आपको मुक्ति पानी है, या फिर यानी दोस्तों इसे ठीक करना है पेट को, तो आपको क्या करना है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करना है। इनो आप ले सकते हैं, नींबू आप ले सकते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये चारों पदार्थ ही पूछे जाते हैं कि निम्न में से, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल है या फिर अम्लता निवारक पदार्थ है। तो आपसे पूछ लेगा। तो इनमें से किसी एक को ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन आपके सामने देगा। तो इसमें जो भी दिखे आपको वो आपको आंसर करना है। ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे आमाशय में श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा श्लेष्मा नामक पदार्थ जो है निकलता है, जो हमारे पेट में अम्ल के प्रभाव को, जो हमारे पेट जो होता है उसे अम्ल के प्रभाव से बचाता है। जो हमारा पेट होता है ना, आमाशय जो होता है, जैसे आपका ये इस प्रकार से आमाशय होता है। तो आमाशय की जो ये बाहरी परत होती है, ये जो परत होती है, इसके चारों तरफ श्लेष्मा ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है ना, वो पदार्थ इस पर चिपक जाता है चारों तरफ, इस आमाशय के चारों तरफ। तो इससे क्या है, जो अम्ल जो होता है HCl, आपको पता हो दोस्तों बहुत खतरनाक तेजाब होता है HCl। अगर आपकी त्वचा पर गिर जाए जलाकर राख कर देगा आपको। तो ये क्या है, इस आमाशय की दीवार को बचाने का कार्य करता है HCl से। क्या? श्लेष्मा ग्रंथियों से निकलने वाला वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो। अगला आपको याद रखना है पॉइंट, जुगाली करने वाले जानवरों आमाशय के 4 भाग होते हैं, जबकि मनुष्य में कितने होते हैं? 3। और जुगाली करने वाले जानवरों में 4 होते हैं, जिसमें पहला है रूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, चौथा है ओसेसम, और चौथा है एवोसेसम। तीसरा ओसेसम, चौथा एवोसेसम। रूमेन हमारे जो है जो आपके मनुष्य होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि अब चलते हैं दोस्तों हम आगे पित्तरस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो अगर आपको फास्ट लग रही है तो मुझे पता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए लेकर चल रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है, पहले के दिन का टॉपिक है, थ्योरी भी ज़्यादा है, तो आपको समझा सकूँ मैं कम से कम टाइम में, क्यों आपके पास भी समय नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई कैट के फैसले का भी कोई पता नहीं, 30 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, ना आप जानते ना हम जानते। और उस फैसले को हम पलट भी नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो आप इस चीज पढ़ाई में ना लग, जो है आप कोर्ट केस में लग रहे हो, इधर एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया 17 नवंबर, फिर आप देखते ही रह जाओ, तो आपके पास भी समय नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। बाकी थ्योरी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। अब चलते हैं, समझते हैं पित्तरस के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पित्तरस का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है, जिसकी संग्रह
जबकि संग्रह जो होता है कहाँ होता है इसका, पित्तरस का पित्ताशय में, जहाँ से पित्त वाहिनी की सहायता से छोटी आंत में ये पहुँचता है। दूसरा पॉइंट है पित्तरस का जो कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना होता है, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ये कार्य करता है। पित्तरस में 85% जल पाया जाता है और पित्तरस में जो कुछ घटक पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिसमें पहला है पित्त लवण। पित्त लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, यानी जिन्हें हम कहते हैं इंडोल व स्केटॉल। ये क्या करते हैं, पित्त लवण या मल जो होता है, पित्त लवण जो होते हैं ये क्या करते हैं, मल में दुर्गंध का कारण होते हैं। आपने कभी देखा होगा हमारा मल जो होता है उसमें बहुत बुरी बदबू आती है, कभी आपने देखा होगा, आपने भी कभी देखा हो, जैसे कि आप फ्रेश होने जाते हैं तो बहुत बुरी बदबू वहाँ पर आती है, तो आप क्या करते हैं उसे तेजाब से या किसी अन्य पदार्थ से साफ करते हैं। तो वो क्यों होता है, इसी की वजह से। फिर होता है पित्त वर्णक, जिनमें हम कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन। बिलीरुबिन जो है पीले रंग के लिए जिम्मेदार है लैट्रिन के हमारे मल में, और बिलीवर्डेन जो है हरे रंग के लिए। और पित्तरस का पीएच होता है 7.8। ये भी आपको याद रखना है। अगर बिलीरुबिन हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाए ना तो हमें पीलिया हो जाता है, जिसमें यकृत हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर आंत्र रस, छोटी आंत जिसे कहते हैं, जिसमें ब्रूनर्स नामक की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनके द्वारा ये आंत्र रस जो है निकाला जाता है। तो इसमें आंत्र रस के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आंत्र रस को सकस एंट्रिकस भी कहते हैं। इसका निर्माण छोटी आंत की ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा होता है और इसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। जिसमें पहला है लाइपेज एंजाइम, जो वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर है माल्टेज एंजाइम, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर होता है आपका सुक्रेज एंजाइम, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। और फिर है आपका लैक्टेज एंजाइम, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। फिर है आपका एरेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। और आंत्र रस का पीएच मान होता है 8, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं आगे अग्नाशी रस के बारे में। तो अग्नाशय के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अग्नाशय रस के एंजाइम प्रारंभ में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन छोटी आंत में जाकर ये सक्रिय हो जाते हैं। और इसमें भी 5 प्रकार के एंजाइम जो हैं पाए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 4 प्रकार के हैं, ठीक है, 5 प्रकार के नहीं। जिसमें पहला है एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में सक्रिय करता है। फिर होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। फिर है आपका लाइपेज एंजाइम, जो वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर होता है आपका एमाइलेज एंजाइम, जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। और अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 7.7। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों लीवर के बारे में, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका। तो लीवर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखें। जिसमें पहला है लीवर को शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि हम कहते हैं। यह हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाई का कार्य करता है। इसे शरीर की जैव रसायन थैली या फिर शरीर की प्रयोगशाला भी हम कहते हैं। और आपको बताओ दोस्तों, जैसे कि किसी आदमी ने मानव ने जहर खा लिया आदमी ने, तो उसकी जांच कहाँ होती है, लीवर में, ठीक है। इसलिए इसे जैव रसायन थैली बोलते हैं, इसलिए इसे शरीर की प्रयोगशाला बोलते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि लीवर में कुफ्फर कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर में विषहरण का कार्य करती हैं। यानी लीवर में भी कुफ्फर नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जहर को अवशोषण करने का कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है लीवर में यूरिया का निर्माण अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऑर्निथेन चक्र या क्रेस्ट हेंसलेट चक्र की सहायता से होता है। अगला पॉइंट, और ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है, आपको बता देता हूँ मैं पहले ही। बाकी अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो चोट लगने पर खून के बहने से रोकता है और थक्का जमाने का यह कार्य करता है। अगला पॉइंट है लीवर में हेपेरिन प्रोटीन बनती है, जो शरीर के अंदर थक्का नहीं जमने देती है।
अगला पॉइंट है किसी खाए गए जहर की जांच भी लीवर में होती है। वहीं अगला पॉइंट है ज़्यादा शराब पीने से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है लीवर का आकार बढ़ना हेपेटोमेगैली कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। और लीवर का भार जो होता है वो होता है हमारा 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक। तो दोस्तों पाचन तंत्र से कंप्लीट थ्योरी जो थी वो मैंने आपके लिए करा दी है। और दोस्तों थ्योरी अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान से सारे पॉइंटों को समझा है, देखा है, पढ़ा है, तो अब मैं आपके सामने रेलवे में पूछे गए क्वेश्चनों को आपके सामने लेने वाला हूँ और आपको बताना है कि थ्योरी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला है मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स का आप नाम बताइए। कौन कौन सी ये ग्लैंड्स हैं? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है लार ग्रंथियाँ और अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है लार ग्रंथियाँ और यकृत, ऑप्शन नंबर सी है लार ग्रंथियाँ दोस्तों यकृत एवं अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर डी है लार ग्रंथियाँ यकृत और अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, यानी लार ग्रंथियाँ यकृत अग्नाशय पाचन तंत्र से जुड़ी हैं, जो कि अभी मेरे पीछे आपके लिए पढ़ाया है। लार ग्रंथियाँ भी पढ़ाई हैं, यकृत यानी लीवर भी आपके लिए पढ़ाया है, अग्नाशय मैंने पढ़ाया है जहाँ से पाचक एंजाइम निकलते हैं, लार से भी पाचक एंजाइम निकलते हैं, यकृत से भी निकलते हैं, और अभी मैंने पाचन तंत्र में ये पढ़ाए हैं। तो ये तीनों ही पाचन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करें। और ये दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है, ALP 2024 में, 2018 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। क्या अंतर्ग्रहण, पहले पहले फर्स्ट शब्द को आप देख लीजिए सभी में। आत्मसात, आत्मसात क्या होता है? अवशोषण, तो ये तो लास्ट में होगा दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता। विसर्जन यानी बाहर निकालना, तो ये तो बिल्कुल सबसे लास्ट में होता है, अंतिम प्रक्रिया है ये तो। पाचन करना, ये तो तीसरे नंबर की प्रक्रिया है। तो अंतर्ग्रहण बचा आपका, जो कि मैं पीछे अभी बता भी चुका हूँ, शुरुआत में आपके लिए मैंने बताया था, ये रहा आपका पाचन तंत्र का क्रम, ये रहा। अभी मैंने बताया था आपके लिए स्वांगीकरण जैसे हम कहते हैं आत्मसात को। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, आत्मसात यानी स्वांगीकरण, फिर विसर्जन यानी निष्कासन जैसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है। और ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कथन यहाँ पर दिए गए हैं 2, कि यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित बनाता है, और दूसरा है यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाली बैक्टीरिया को मारता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम को प्रभावित बनाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने वाली बैक्टीरिया को खत्म करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन के पाचन जो है शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? पेट से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइए। अब आपको बताना है इसमें। तो भोजन प्रणाली का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो ये बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या पेट? तो ये है आपका यकृत यानी लीवर, जो कि सबसे बड़ा अंग भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। और ये ग्रुप डी 2018 और NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये होता है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है
यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को तोड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बाइल जूस जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये भोजन को क्या करता है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति का बनाता है। HCl के कारण दोस्तों भोजन हमारा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, लेकिन वाइल जूस जो होता है ये इस भोजन को ही क्षारीय बनाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। और ये प्रश्न भी दोस्तों ग्रुप डी 2022, NTPC 2024 और SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइए। डेंटिन, पल्प, एनेमल, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने पीछे बताया था जब मैं दांतों के बारे में समझाया था कि एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है? तो ये कहाँ होता है भोजन का अवशोषण? छोटी आंत में। बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये रहा कि यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट। और इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में देना है। HW क्वेश्चन है और ALP NTPC ALP 2024 टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। तो यहाँ तक दोस्तों आज का आपका टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था पाचन तंत्र। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।